हर मटेरियल अपने आप में इलास्टिक है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो। हर मटेरियल अपने आप में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी शो करता है। लेकिन कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, कुछ की मटेरियल की इलास्टिसिटी कम है। एक तो प्रॉपर्टी होगी डिफरेंस इन इलास्टिसिटी, और एक प्रॉपर्टी है डिफरेंस इन इलास्टिक बिहेवियर। डिफरेंस इन इलास्टिक बिहेवियर। अब क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग, आपके घर में जो लोहे का नॉर्मल सामान है, नॉर्मल चीजें हैं, वो मुड़ सकती हैं, मुड़ सकती हैं। आयरन है, उनमें इलास्टिसिटी है, मोड़ोगे वापस अपनी जगह आ सकती है। लेकिन कुछ मटेरियल आपके घर में ऐसे भी होते हैं कि उन पर अगर आप फोर्स लगाने लगे तो वो डिफॉर्म नहीं होंगे, या तो वो टॉलरेट करते रहेंगे फोर्स को, या टूट जाएगा। कई सामान होते हैं हमारे रॉट आयरन के बने हुए, रॉट आयरन के बनी हुई मटेरियल्स जो होती हैं। और अगर आपने नहीं देखा हो तो मैन होल जो होते हैं, सीवर के ढक्कन, अगर वो लोहे का बना हुआ है तो वो रॉट आयरन का है। वो कभी भी आपको लाइफ में मुड़ा तुड़ा नहीं दिखाई देगा। सीवर का लोहे का ढक्कन कभी भी आपको मुड़ा तोड़ा नहीं दिखाई देगा, या तो वो पूरा का पूरा रखा हुआ होगा या टूटा हुआ होगा। तो ये इलास्टिक बिहेवियर का डिफरेंस है कि नॉर्मल आयरन है, चाहे वो स्टील हो भले ही या सॉफ्ट आयरन हो, उसको आप मोड़ के उसको डिफॉर्म स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन रॉट आयरन है, रॉट आयरन या तो उस पर आप हथौड़े बरसाते रहे उससे कुछ नहीं होगा, या फिर एक हथौड़ा ऐसा लगेगा कि वो खील खील हो जाएगा, बिखर जाएगा। नॉर्मल पत्थर है, ईंट है, इसे आप डिफॉर्म नहीं कर सकते। इलास्टिसिटी है इसकी भी, लेकिन ईंट पत्थर को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते। या तो वो ईंट पर आपने हथौड़ी मारी, बिसौली मारी, या तो वो नहीं टूटेगी या सीधे सीधे टूट जाएगी। लेकिन अगर आप लकड़ी पे बिसौली मारने लगे तो क्या होगा, ये टूटेगी नहीं जल्दी से, हालांकि इसकी शेप भी नहीं बदलेगी। ये हो गया डिफरेंस इन बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर का डिफरेंस। एक डिफरेंस है इलास्टिसिटी का डिफरेंस, और दूसरा इलास्टिक बिहेवियर का डिफरेंस। तो मटेरियल्स के इलास्टिक बिहेवियर का डिफरेंस समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसे बोलते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर उस ग्राफ से हम पता लगाएंगे कि क्या इनमें आपस में इलास्टिक बिहेवियर में एक जैसा है और क्या इन इलास्टिक बिहेवियर में बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, इस ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका क्या है, इस ग्राफ को लेने का तरीका क्या है कि आप जिस जिस मटेरियल का भी आप इलास्टिक बिहेवियर चेक करना चाहते हैं, उस मटेरियल को ले लीजिए एक वायर की फॉर्म में, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, थिन स्ट्रिंग या थिन वायर की फॉर्म में। पतला वायर, पतला स्ट्रिंग, यानी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका डायमीटर लेंथ से बहुत कम हो, जिसका डायमीटर लेंथ से बहुत कम हो, ऐसा ले लीजिए आप। फिर उसका एक सिरा बांध दीजिए छत से, जो टूटे ना, गिरे ना, और दूसरे सिरे पर आप लोड बढ़ाते चले जाइए, लोड बढ़ाते चले जाइए, दूसरे सिरे पर धीरे धीरे वजन बढ़ाते चले जाइए, और तब तक जब तक कि वो टूट ना जाए। चाहे कोई भी मटेरियल ले लीजिए, एक टाइम आता ऐसा आएगा कि वो लोड झेल नहीं पाएगा और वो टूट जाएगा। ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके लिए, एक नॉर्मल आयरन या स्टील वायर के लिए।
स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर लॉन्ग एंड थिन। ये बात याद रखिएगा, थिन होना चाहिए, मतलब इसका डायमीटर लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम। लेंथ अगर 2-3 मीटर की है तो डायमीटर 1 मिलीमीटर से भी कम, माइक्रोमीटर्स में हो, मिलीमीटर्स की बजाय। वायर के लिए हम फाइंड करेंगे। और इसका तरीका क्या होता है फाइंड करने का, क्योंकि स्ट्रेस डालने पर स्ट्रेन बहुत कम डेवलप होता है, अक्सर स्ट्रेन बहुत कम डेवलप होता है। तो छत से सीलिंग से बांध दिया आपने वायर को, ये वायर का खुला सिरा, ओपन सिरा, ओपन एंड। इस ओपन एंड पर एक हैंगर होता है लगा हुआ, एक हैंगर है लगा हुआ, यहां आप वेट्स इसके ऊपर रख सकते हैं। कोई जिम जाता हो तो उन्हें पता होगा कि वेट, जो जिम में वेट होता है वो ऐसे बीच में कट बना हुआ होता है, गोल है लेकिन बीच में कट बना हुआ है, इस कट में से आप उसे अंदर डाल देते हैं। तो ऐसी कट बने हुए होते हैं, यहां इसके ऊपर आप वेट बढ़ाते चले जाओ। क्योंकि इसके लेंथ में इंक्रीज बहुत कम होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो यहां उस लेंथ को मेजर करने के लिए एक वर्नियर स्केल लगाया हुआ होता है। वर्नियर कैलिपर्स आपको शायद बता चुका हूं क्या क्या होता है, कैसे होता है, बताया था या नहीं, किसी दिन दिखाया था वर्नियर कैलिपर्स? नहीं, समझ लेंगे। एक यहाँ कैलिपर्स लगा हुआ है जो बहुत छोटी सी डिस्टेंस को भी मेजर कर लेता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक पॉइंटर चलता है, यहाँ साइड में और स्केल यहाँ लगा हुआ है, काफी कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है। हल्की सी भी लेंथ में इंक्रीज होने को मेजर कर लेगा। अब आप इस पर लोड बढ़ाते गए और देखते गए कि यहाँ कितना एक्सटेंशन हो रहा है, लेंथ कितनी इंक्रीज कर रही है लोड के बढ़ाने पर, ठीक है। एक इमेजिनरी टेबल बना रहा हूं, एक इमेजिनरी बिल्कुल रीडिंग ले रहा हूं, इसका वास्तविकता से, रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। लोड इन केजी, ओके, एक्सटेंशन इन मिलीमीटर, कि कितना आपने लोड डाला और कितना मिलीमीटर उसमें इंक्रीज हुआ। तो लोड इन केजी, जब 0 केजी आपका लोड है तो कितना एक्सटेंशन है? कोई एक्सटेंशन नहीं है, वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ पर है। सपोज आपने लोड 2 केजी कर दिया, लोड आपने 2 केजी कर दिया, तो एक्चुअली आपने कितना इंक्रीज किया? 0 से 2 केजी आपने इंक्रीज कर दिया। पता चला अब आपके वायर की जो लेंथ है वो 0.1 mm बढ़ गई, 0.1 mm बढ़ गई, बहुत हल्का सा बढ़ता है 0.1 mm। 1 mm आप समझते हो कितना होता है? 1 mm वो है जो आपके यहाँ स्केल पर बना हुआ है, सॉरी ये एक सेगमेंट इसका 1 mm है, इसका भी 1/10वां पार्ट, इतना कम इंक्रीज होता है। आपने लोड बढ़ाकर कर दिया 4 केजी, कितना आपने और इंक्रीज करा? पता चला आप टोटल एक्सटेंशन हो गई 0.2 mm। कितना बढ़ गया? 0.1 mm बढ़ गया। कितना इंक्रीज हो गया? 0.1 mm इंक्रीज हो गया। आपने लोड बढ़ाकर कर दिया 6 केजी, तो आपने कितना इंक्रीज किया लोड? एक्चुअली आपने 2 केजी इंक्रीज किया। पता लगा अब आपका टोटल एक्सटेंशन हो गया 0.3 mm। तो फर्दर कितना इंक्रीज हुआ इस बार? फिर से 0.1 mm इंक्रीज हो गया। आपने लोड बढ़ाया 8 केजी कर दिया, पता लगा आपका एक्सटेंशन 0.4 mm हो गया। सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं
सेम प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में आपका एक्सटेंशन इंक्रीज हो रहा है। लोड किसे रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। फोर्स यहां फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फोर्स किस रूप में लेते हैं, फोर्स हम यहां फोर्स किस रूप में लेते हैं, स्ट्रेस। फोर्स फोर्स ली जाती है स्ट्रेस के रूप में। स्ट्रेस किसे रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। स्ट्रेन किसे रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन लेंथ या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को। तो जितनी आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, जितना आप स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। यानी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में क्या है, सीधी बात है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये पूरा लॉ कौन सा लॉ है, ये यंग्स लॉ। यंग्स लॉ इज परफेक्टली ओबेड। अगर आपने यहां से अगर आपने वायर को अनलोड करना शुरू कर दिया, आपने 8 किलो में से 2 किलो कम कर दिया, तो ये 0.4 mm जो एक्सटेंशन हुआ था, ये 0.1 mm कम होकर के 0.3 रह जाएगा। 6 में से और 2 किलो कम करके आप 4 किलो पर पहुंच गए, तो अपने आप 0.1 mm और कम होकर 0.2 mm रह जाएगा। लोड आपने 0 कर दिया, तो आपका एक्सटेंशन भी 0 हो गया। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है। और अगर आप यहां से अनलोड कर देते हैं, तो फिर वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर लेता है। रीगेन वर्ड यूज करेंगे, रीगेन। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी इलास्टिक लिमिट। और जब आप इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ पर जब इस पूरे वेरिएशन को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होगा, वाई एक्सिस पर हम लेते हैं स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पर लेते हैं। कई बुक्स में स्ट्रेन यहां लिया हुआ है और स्ट्रेस एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपका ग्राफ है वो मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बस जैसा यहां आ रहा है शेप, उसकी थोड़ी सी मिरर इमेज बन जाएगी, जैसे मिरर में देख रहे हो आप। तो यहां तक का जो वेरिएशन है, ये पूरा, इस पूरे वेरिएशन को हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरा वेरिएशन आपके ग्राफ पर रिप्रेजेंट होगा एक स्ट्रेट लाइन से। कितना इसका ढाल है, इसका स्लोप कितना है, डिपेंड करता है कि इनका रेशियो क्या आएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, यंग मॉडुलस अगर हाईली इलास्टिक है तो ग्राफ काफी स्लोप दे रहा है, खड़ा आएगा ग्राफ। और अगर कम इलास्टिसिटी है तो नीचे आएगा ग्राफ। लेकिन जो भी होगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना है। आपने 0 से लेकर के 8 kg तक धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट लोड आपने बढ़ाया, तो लोड के साथ साथ आपका स्ट्रेन यानी लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने यहां से अनलोड करा तो वायर ने अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर ली। फिर से आपने प्रैक्टिकल दोहराया, 0 से 8 kg तक बढ़ाया। इस बार आप 8 kg पर नहीं रुके, आपने 10 kg कर दिया। 10 kg कर दिया तो एक्चुअली आपने कितना इंक्रीज करा, फिर से 2 kg इंक्रीज किया। तो यहां होना तो चाहिए था 0.5 mm, पता लगा 0.6 mm हो गया। कितना इंक्रीज हो गया अब ये,
0.2 mm इंक्रीज, जो अब तक 0.1 इंक्रीज हो रहा था। तो लोड तो आपने उतना ही इंक्रीज किया, लेकिन अब स्ट्रेन ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी टूट गई, अब प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन नहीं रही। आपने सोचा चलो थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं क्या होगा। पता चला इस बार ये 0.8 mm आ गया। मतलब क्या हुआ, कितना इंक्रीज हो गया, फर्दर 0.2। अब आपको थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी है, अभी थोड़ा और बढ़ा के देखो, देखें क्या होता है। तो पता चला ये 1.1 mm हो गया। मतलब इस बार कितना इंक्रीज हो गया, 0.3 mm का इंक्रीज। प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका आगे फिर एक नई प्रोपोर्शनैलिटी बन गई हो कि भाई यहां तक तो पर 2 kg 0.1 mm इंक्रीज हो रहा था और अब आगे पर 2 kg 0.2। ना ना ना, प्रोपोर्शनैलिटी ही नहीं रही, प्रोपोर्शनैलिटी टूट गई, खत्म हो गई। मतलब स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्मॉल इंक्रीज या स्मॉल नहीं, सेम इंक्रीज इन स्ट्रेस correspond to a larger strain। सेम स्ट्रेस से अब ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। तो कोई बता सकता है कि ये ग्राफ कैसा जाएगा, कोई बता पाएगा? रेज योर हैंड्स। इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए ग्राफ कहां, सेम इस इंक्रीज इन स्ट्रेस कॉरस्पॉन्ड टू अ लार्जर इंक्रीज इन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन एक्सिस की तरफ ही झुक जाना है। अब आपका ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा, स्ट्रेन एक्सिस की तरफ झुकता चला जाएगा। इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए, ये पॉइंट आपका ओ है, और अब इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से।